हेलो। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार मेरा। सभी कैसे हैं विद्यार्थी हो? चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं। क्लास आपकी कल हो चुकी थी, डेमो क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा, एक बार जरा छोटा सा रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के माध्यम से आप जो है अपने दिमाग को थोड़ा ओपन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी नाम का शब्द 2 वर्ड से निकल के बना है। हमने इसके बारे में पूरे पढ़ा। राज्य के कितने तत्व होते हैं? 4। याद है ना? 2 आध्यात्मिक और 2, समझ में आ गया, फिजिकल। राज्य नाम किसने दिया? राज्य क्या होता है? व्यवस्था। सबसे बड़ा संविधान। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उत्तर देते चलिए। सबसे छोटा संविधान। सब आपकी समझ में आ गया था। अंग्रेज कैसे इंडिया आए, कब इंडिया आए, किसने भेजे, क्यों भेजे, क्या करने आए, और अंग्रेजों ने फाइनली हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया था। अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा व्यक्ति, अब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका है। यहां से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश, आज मैं पेन यूज कर रहा हूं, वो नहीं यूज करूंगा। देखो, हमारे देश की जो जनता है, इस देश की जनता को अंग्रेजों ने आकर यहां देखा कि अब व्यवस्थाएं नहीं है, सिस्टम नहीं है, और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई। जब उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं बनाई तो हम उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार डेवलप हो गए, अनुरूप उनके अकॉर्डिंग चले गए। तो भैया अब हुआ क्या कि हमने लगा, जब हमें बाद में महसूस हुआ कि हम तो गुलाम हो गए। तो देखो, गुलामी स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है? गुलामी क्या होती है? अरे, आपसे कोई बिना आपकी मर्जी के काम कराए तो गुलामी, और आप जिस काम को अपनी मर्जी से करो तो बड़ा मजा आ रहा है, स्वतंत्रता। तो गुलामी स्वतंत्रता में थोड़ा सा ही फर्क था। जब हम गुलाम हो गए तो जैसे व्यक्ति गुलाम होता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने ऊपर स्वयं के राज की बात करता है। अब सपोज करो, मैंने आपसे कल कहा था कि मैं इस क्लास में ये कह दूं कि सारे लड़के लाल कलर की शर्ट पहन के आएंगे, कैसे लगोगे? सोच के देखो। अब ये नियम बना दूं, तो नियम तो व्यवस्था है, और व्यवस्था है तो आप अच्छे से जानते हैं कि व्यवस्था आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसी फीलिंग आएगी? क्या बना के छोड़ दिया है हमें, लाल कलर का आदमी। ठीक है, तो अजीब लगेगा। तो आप क्या मांग करोगे? आप मांग करोगे, सर हम नियम बनाएंगे, हमें कौन सी शर्ट पहननी है, हम सब आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे। तो इसी बात को पॉलिटी में स्वराज कहते हैं। इसी बात को आप स्वराज के नाम से जानते हैं कि स्वराज क्या है। और स्वराज, जब लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने नियमों को खुद बनाना है अपने देश के लिए, तो उसको हम, उसी को, नियमों के बनाने की प्रक्रिया को संविधान का निर्माण कहते हैं। एक टॉपिक कि भारत में संवैधानिक विकास क्रम, जो आप पूरा पढ़ते हो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का एपिड्स इंडिया एक्ट, ये सारा जो आप पढ़ते हो, इसके माध्यम से भारत में संविधान का डेवलपमेंट होता है। तो चलिए आज नजर डालते हैं कि हमारे देश का संविधान के लिए हम लोगों ने कैसे मांग करी, और दुनिया में कहां कहां पर ऐसा हुआ कि जहां जहां गुलामी थी वहां लोगों ने ये कहा कि हमें तो अपना संविधान बनाना है। देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है कि देखो, होता क्या है, नियम किस में लिखे रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि नियम लिखे किस में होते हैं, तो आप बोलेंगे सर संविधान में लिखे रहते हैं। अब संविधान का निर्माण कौन करता है? तो आप बोलोगे सर संविधान का निर्माण संविधान सभा करती है। बताओ भाई, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो संविधान में नियम होते हैं देश को चलाने के, इसका निर्माण संविधान सभा करती है। तो इसका टॉपिक का मतलब क्या हो गया? टॉपिक का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूंट। याद रखना इंग्लिश मीडियम वाले, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं कहते, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा किसी भी देश में वहां के संविधान का निर्माण करती है, जो कि वहां के लोगों के अनुरूप होता है। समझे बात? तो इसी प्रकार से विश्व में विभिन्न देशों में संविधान सभाओं का निर्माण किया गया बाबू, और वहां संविधान सभा बनी। बोलो हाँ या ना? अब वहां जो संविधान सभा बनी, उन संविधान सभाओं ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक नियमों का निर्माण किया। उन्हीं मौलिक नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान सभा से हमारे देश का संविधान भी बना। अब इसके बारे में थोड़ी चीज आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप जब नियम अपने देश के लिए बनाते हो तो उन नियमों को आप स्वराज का नाम देते हो।
कि भाई हम स्वयं का राज करेंगे, स्वराज कहेंगे। तो थोड़ी सी मैं आपको इतिहास बताता हूँ संविधान सभा का। आजकल एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन जा रहा है कि विश्व की सबसे पहली संविधान सभा कब बनी। ठीक है, विश्व की सबसे पहली संविधान सभा कब बनी, विश्व की दूसरी संविधान सभा कब बनी, क्या कब कब हुआ। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, विश्व की प्रथम संविधान सभा, अब भारत के बारे में तो बात करेंगे, विश्व की प्रथम संविधान सभा कब बनी। ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। फिर हम भारत के बारे में चलेंगे कि भारत में भी कब कब क्या क्या हुआ। तो 1787 में 1787 में अमेरिका की संविधान सभा बनी थी, सबसे पहली संविधान सभा थी विश्व की, यूएस की संविधान सभा, अमेरिका की संविधान सभा। क्योंकि उस समय दुनिया के काफी देश गुलाम हुआ करते थे, अमेरिका भी गुलाम देश ही था। तो अमेरिका ने क्या किया, एक फिलाडेल्फिया नाम से एक जगह पर एक सम्मेलन किया। इसे क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया। आप इसको भी लिखते चले जाएंगे, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया। ये फिलाडेल्फिया जगह पर एक सम्मेलन हुआ और यहां अमेरिका की संविधान सभा ने निर्णय लिया। ठीक है, और अमेरिका में संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसके बाद आप फ्रांस की बात करोगे, अगर फ्रांस की, तो फ्रांस में 1789 में 1789 में सेकंड संविधान सभा बनी, फ्रांस की संविधान सभा, फ्रांस की संविधान सभा। ये आपको पता रहना चाहिए, दुनिया में सबसे पहली संविधान सभा, दुनिया में दूसरी संविधान सभा, इनका निर्माण कब कब हुआ। तो फ्रांस की संविधान सभा बनी थी 1789 में, 1789 में फ्रांस की संविधान सभा का निर्माण हुआ था। किसे कहते थे, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। इसका नाम है द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, असेंबली ऑफ फ्रांस। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल एग्जाम का लेवल थोड़ा और बढ़ रहा है। आजकल वो ये नहीं पूछता संविधान सभा क्या है, संविधान सभा का प्रथम विचार कहां आया था, ये अलग प्रश्न है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया गया, छोटे छोटे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया था। विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया था, तो याद रहे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में संविधान सभा का सबसे पहला विचार दिया था। और किसने दिया था, हेनरी मेन ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी मेन। हेनरी मेन ने विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार दिया था। आज मैं तुम्हें ऐसी जानकारियां दूंगा कि आप ये कहोगे गुरुदेव कि ये जानकारियों के लिए ये लक्ष्मीकांत की किताब में सब कुछ क्यों नहीं है। क्योंकि बच्चे हमसे कहते हैं लक्ष्मीकांत में हम नोट कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत में कुछ नोट मत करना, तुम्हें दोबारा से लक्ष्मीकांत लिखनी पड़ जाएगी। क्योंकि इतनी जानकारियां मैं आपको दूंगा क्लास में कि आप लक्ष्मीकांत, परीक्षा वाणी, इनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़नी। आपकी जो कॉपी होगी वो सारी वाणियों का सार होगी। ठीक है, आप अपनी कॉपी में सब कुछ लिखें और ओरिजिनल संविधान अपने पास खरीद के रखें, क्योंकि जब मैं संविधान पे आऊंगा तो इसके तोड़ उड़ा दूंगा मैं। इसीलिए उस अकॉर्डिंग चीजों को करके चले। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, विश्व की सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कहां आया था, इंग्लैंड में आया था। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया था, हेनरी मेन ने दिया था। विश्व की सबसे पहली संविधान सभा कहां बनी थी, अमेरिका में बनी थी। फ्रांस की संविधान सभा कब बनी, 1789 में बनी। 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा इधर हट जाता हूं जिससे कि आप बच्चे जो हैं इसको नोट करते जाएं, प्रॉपर तरीका से आप इसे नोट करते जाएं। अब देखो, जब संविधान सभा बनने लगी तो भाई भारत भी तो देश हमारा था, हमारे देश के लोगों ने भी कि हमें भी आजादी चाहिए। जब इंग्लैंड आजाद हो गया, फ्रांस आजाद हो गया, सबने संविधान सभा बना ली, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हमारे भी संविधान सभा का कोई सिस्टम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा के बारे में। यार वो कमेंट्स मुझे देखने थे, आज मुझे आपके कमेंट्स देखने थे, मैं देख लेता हूँ। जिससे कोई दिक्कत होगी तो बच्चे मुझे बताते चलेंगे। हाँ, मैं भी एक बार खोले कमेंट देखता हूँ, एक सेकेंड, फिर मैं भी क्लास में चला जाता हूँ। ये क्लास लाइव चल रही है ना, लाइव क्लास, एक मिनट, क्लास लाइव में क्यों नहीं आ रही है। ये लाइव क्लास में, लाइव क्लास, अच्छा 3/18 पॉलिटी, गुड।
गुड 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 गुड, इसका मतलब मैं दिखाई दे रहा हूँ। साउंड बहुत कम है, आप एक्सीलेंट ऊपर पढ़ा रहे, आंसर राइटिंग पीडीएफ, मजा आ रहा है, परफेक्ट सर, बहुत स्पीड से कमेंट आ रहा है मेरे पास, आवाज अब यस। अरे कल आप टेंशन ना लो, मैं ये वाला माइक ले लूंगा, ये वाला एकदम यहाँ एकदम आवाज जाएगी एकदम गर्दा गर्दा, कान एकदम आपके खुश कर देगी, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना ले। आज आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, इसमें बड़ी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं, इसमें तो भैया कुछ समझ में हमारी तो आ नहीं रहा कमेंट में, थोड़ा सा प्यार से धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे भैया, ठीक है। तो देखिए ये समझ में आ गया, फ्रांस की संविधान सभा 1789 में बनी। अब हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा के बारे में। 3 प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया, घबराने का नहीं। विश्व की प्रथम संविधान सभा, पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया, 3 बातें क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब डालो अगला टॉपिक, भारत में संविधान सभा। और मैं हर चीज की शुरुआत विश्व से करूंगा, और आप एक बार पढ़ रहे हो, आपकी जो कॉपी है ना, ये कॉपी आपको आने वाले 5 वर्ष में सभी एग्जाम्स में आपको हर एग्जाम क्रैक करवाएगी। बार बार नहीं पढ़ाया जाता प्यारे दोस्तों, एक ही बार पढ़ाया जाता है, लेकिन ढंग से पढ़ाया जाता है। आगे आगामी 5 वर्षों में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कॉपी आपको संतुष्ट कर देगी, क्योंकि मैं इतना आगे तक की चीजें लेके चल रहा हूं। मैं आज के लिए नहीं, आने वाले समय के लिए भी आपको पढ़ा के चल रहा हूं, क्योंकि किसी विद्यार्थी को सरकारी नौकरी की तैयारी जब करनी होती है तो कम से कम 1-2 वर्ष का समय लेकर चलना चाहिए। अब समझ रहे हो, आजकल तो मोबाइल फोन भी लोग 4G खरीदे थे थोड़े दिन पहले, अब 5G हो गया। तो आप जब पढ़ रहे हो कॉपी में, तो यहां भी 4G 5G वाला जमाना है। तो मैं 4G नहीं, मैं 6G 7G में पढ़ा रहा हूं आपको, जिससे आगे चल के कोई समस्या आपको ना आए। आता है भारत की संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। गुरुजी, भारत की संविधान सभा का विचार कहां से आया, क्या हुआ? देखो, अब भारत में संविधान सभा के विचार की हमने अंग्रेजों से मांग करी कि भाई अंग्रेजों, हमें हमारी संविधान सभा की मांग दो, क्योंकि हम अपने देश के लिए स्वयं अपने संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपकी गुलामी नहीं चाहते। हम अपने देश के मौलिक नियमों का निर्माण करेंगे, और जिसके माध्यम से हमारा देश संचालित होगा। सबसे पहले 1895 में आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने, सब क्लियर दिख रहा है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक नाम सुना होगा आप लोगों ने। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी, और याद रही कहां पर करी, स्वराज विधेयक में करी। इसे बोलते हैं स्वराज बिल। क्या बोलते हैं? स्वराज बिल। इस नाम से करी। कभी के प्रश्न पूछ लेता है ये कैसी मांग थी, ये पहली औपचारिक थी, अनौपचारिक थी? तो यहां पर स्टार बना के लिखना है, पहली अनौपचारिक मांग थी। अनौपचारिक, मैं बताता चलूंगा अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, औपचारिक का मतलब क्या होता है। देखो जी, अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी से बहुत पसंद करते हो, या आप कभी कभी क्या करते हो, आप किसी दोस्त से कह देते हो कि मेरे घर खाने पे आ जाना, तो अनौपचारिक है। और कभी कभी क्या करते हो कि आप उसको कार्ड भेजते हो कि भाई मेरे यहाँ शादी के लिए इनविटेशन है, तो वो क्या है, वो औपचारिक है, ऑफिशियल है। तो इन्होंने अपने मन से मांग कर दी कि स्वराज चाहिए हमें। स्वराज विधेयक में 1895 में इन्होंने मांग कर दी, तो इसे संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कहते हैं। अनऑफिशियल का मतलब होता है जो बिना किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, बिना किसी ऑफिशियल इन्विटेशन के करी जाए। जैसे आप कर देते हो कभी कभी अनौपचारिक, लेकिन जब औपचारिक की बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो, ठीक है। तो ये हो गई पहली मांग। इसके बाद आप देखेंगे 1918 में, अब इस सारी मांगे मैं लिखाऊंगा, अंग्रेजी में भी आप लिखते चलेंगे कि कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे चीजें बनी, क्या क्या चीजें हुआ। 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन हुआ, कांग्रेस अधिवेशन। और इस कांग्रेस अधिवेशन में सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही गई। ये भी आप समझना बड़े ध्यान से, क्या होता है सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम अपनी चीजों का निर्माण खुद करना चाहते हैं।
लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की औपचारिक डिमांड नहीं थी। कांग्रेस ने पहली बार ये वर्ड यूज किया। कांग्रेस ने भी इस बात को अनौपचारिक तरीके से कहा कि संविधान सभा भारत में बननी चाहिए, ये होनी चाहिए। कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से बात कही कि हमें भी संविधान सभा की आवश्यकता है 33वें सम्मेलन में। इसके बाद आप देखोगे तो 1919 का विधेयक आया। इसके बाद अंग्रेजों ने 1919 का एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और 1919 के एक्ट में अंग्रेजों ने भारतीयों की इन दोनों मांगों को, इस मांग को अस्वीकार कर दिया। और क्या कहा अंग्रेजों ने कहा कि भारत में संविधान सभा तो बनेगी, भारत में संविधान का निर्माण तो होगा, संविधान का निर्माण होगा, लेकिन इसे कौन करेगा? कहा कि इसको ब्रिटिश का पार्लियामेंट करेगा। इसे कौन करेगा? इसे ब्रिटिश का पार्लियामेंट करेगा, इसे ब्रिटिश का संसद करेगा। यह बोला 1919 के अधिनियम में। आप चीजों को समझते चले जाओ। तिलक साहब ने मांग करी, कांग्रेस ने मांग करी, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात कही कांग्रेस ने। उसके बाद लेकिन 1919 के अधिनियम में इन्होंने साफ मना कर दिया कि भैया ब्रिटिश का संसद भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। यार अब तो हमें बड़ी दिक्कत होगी, यार ब्रिटिश का संसद निर्माण करेगा, मतलब हमारे यहां ब्रिटिश का संसद निर्माण करेगा। क्यों? हम तो ये कह रहे थे कि हम अपने लिए अपने आप निर्माण करेंगे। करण सर ने कहा लाल शर्ट पहन के आनी है, और फिर करण सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा मैं ही बताऊंगा आपको कि कौन सी शर्ट पहन के आनी है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। इसी बात की वजह से क्या हुआ कि इंडियंस में और ज्यादा संविधान सभा की मांग को लेकर अब इंडियंस आग बबूला हो गए। इससे पहले न महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कुछ कहा, न किसी ने कुछ कहा। फिर महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि 1917 में तो महात्मा गांधी जब चंपारण गए, खेड़ा किया, तो महात्मा गांधी पूरे उग्र रूप में आ चुके थे। इसको लिखते चले जाना प्लीज, नोट कर लेना कॉपी में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक से संविधान सभा की प्रथम मांग लिख लेना इसके सामने। 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग, बस इतना ही लिखना है इसमें, की मांग। आगे चल के बताऊंगा अभी कि कांग्रेस ने औपचारिक मांग कब करी थी। ये दोनों अनौपचारिक मांगे थी, ऐसे ही करी गई थी। 1919 के एक्ट में संविधान सभा की मांग के बारे में ब्रिटिश संसद ने क्या कहा? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा कि क्या 1919 के विधेयक में, रोल आउट एक्ट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था, अस्वीकार किया था, और यह कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण ब्रिटिश का संसद करेगा। और सुनो, एक प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग कब करी? 1895 में करी। कहां करी? स्वराज विधेयक में करी। स्वराज पत्र का, स्वराज बिल के नाम से इन्होंने इस मांग को किया। अब अगली चीज लिखते जाओगे बड़े प्यार के साथ, धैर्य के साथ। 1922 में 1922 में महात्मा गांधी, क्या बात है जी, 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग करी। आप लिखेंगे कहां करी? एक मैगजीन थी जिसका नाम था यंग इंडिया। एक मैगजीन थी जिसका नाम था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया मैगजीन में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग करी। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब करी? तो 1922 में करी। कहां करी? तो यंग इंडिया मैगजीन में करी। ये दो प्रश्न इससे बन जाते हैं, इनका अच्छे प्रकार से याद रखोगे। महात्मा गांधी जी ने पता है क्या कहा? महात्मा गांधी ने जो कांग्रेस ने बात कही थी सेल्फ एक्सप्रेशन की, महात्मा गांधी जी ने भी कह दी। गांधी जी बोले जी ऐसा है, भारत का संविधान भारत की जनता बनाएगी, भारत के युवा बनाएंगे भाई और बहनों। ठीक है, मतलब समझ लो आप। तो ठीक, आवाज नहीं आ रहा है सर, पीडीएफ नहीं मिलेगा सर, पीडीएफ मिलेगा। यार देखो, आवाज वाला जो दिक्कत है ना, हम इसको सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि हम ये वाला माइक ले लेंगे। तो अब मैं आज के लिए माफी चाहूंगा, कल मैं ये माइक चेंज करवा दूंगा। कृपया करके आज आप थोड़ा सा धैर्य रख लें, ठीक है। चलिए, वैसे मैं तेज बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया की बात की और कहा कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होगा। ये बात इन्होंने कही। अब इसके बाद आती है और डिमांड कि बाकी डिमांडें कब हुई।
तो देखो 1924 में 1924 में मोतीलाल नेहरू, आपने नाम सुना है? मोतीलाल नेहरू जो थे ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो मोतीलाल नेहरू साहब ने संविधान सभा की मांग करी 1924 में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कहां पर करी थी। तो एक बार ये प्रश्न पूछा गया था एमपी के पेपर में। तो ये बॉम्बे अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। बॉम्बे अधिवेशन में देखो, कभी भी जीएस को पढ़ो तो 3 चीजों के प्रश्न पढ़ो, क्या, क्यों और कैसे। इसी प्रकार से जीएस का पेपर बनता है। अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी? 1924 में। पहला प्रश्न बन गया। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में करी? बॉम्बे अधिवेशन में करी। कब करी? 1924 में करी। अब यहां से देखोगे आप तो एक अलग चीज आपको निकलकर सामने आएगी। एक होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसे बोलते हैं कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। कांग्रेस को लेकर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो कांग्रेस ने अनौपचारिक मांग कब करी, एक कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने मांग कब करी। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज है एमएन रॉय ने मांग कब करी। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड कब करी। तो चलो पहले मैं आपको बताता हूं अगली चीज। मोतीलाल नेहरू ने बॉम्बे अधिवेशन में संविधान सभा की मांग करी। समझ में आ रहा है सभी के में? नहीं आ रहा है? बॉम्बे अधिवेशन में संविधान सभा की मांग करी 1938 में कांग्रेस। यस, ये भी मिलेगा। साउंड 34 में एमएन रॉय। चुपचाप पढ़ा नहीं जाता भाई, पढ़ते जाओ चुपचाप शांति से प्लीज। अगला देखो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। 1934 में एम एन रॉय, इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। लिख देता हूं यहां पे, मानवेंद्र नाथ रॉय इज अ कंप्लीट नेम, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये कई बार पूछा गया एम एन रॉय। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय सर। एम एन रॉय ये साम्यवादी नेता थे, कम्युनिस्ट हुआ करते थे, तो आप इसको लिख लेंगे। एम एन रॉय साम्यवादी नेता थे। और एम एन रॉय ने 1934 में 1934 में संविधान सभा की पहली संविधान सभा की औपचारिक मांग करी। कैसी मांग करी? औपचारिक। अब घबराना नहीं है। औपचारिक को क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में? ऑफिशियल। ऑफिशियल डिमांड करी, इसे कहते हैं औपचारिक मांग। औपचारिक मांग करी। संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग जो है ये एम एन रॉय ने करी थी। एम एन रॉय साहब उस समय जेल में हुआ करते थे और इन्होंने जेल में एक प्रिजन डायरी लिखी थी। यानी कहां पर ये मांग करी थी। तो अगर ये प्रश्न आपसे कभी पूछ ले, आप किसी भी किताब में ढूंढोगे आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो ये मांग कहां से करी थी? ये मांग जेल से करी थी। इसको भी आप लोग लिख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको भाई साहब। आप किताबों में ढूंढते ढूंढते फंस जाएंगे जेल से। और मैं इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहा हूं, पॉलिटी में पीएचडी कर रहा हूं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि जो आपके मस्तिष्क को कंप्लीटली झकोर के रख देंगी और हमेशा आपके काम आएंगी। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक मांग करी, ऑफिशियल। अब ऑफिशियल डिमांड क्या होती है? ऑफिशियल क्या होती है? पहले आप किसी के साथ बातचीत करते हो, लेकिन जब घर वाले जाते हैं तो सगाई करवा देते हैं, फिर ऑफिशियल हो जाती है वो बात, औपचारिक। तो औपचारिक का मतलब होता है कि ऑफिशियल तरीका से। समझ गए ना? मैंने जो एग्जांपल दिया, आप समझदार तो बहुत अच्छे हो, समझ तो आप सब जाती हो जो मैं समझाना चाहता हूं। तो ये पहली औपचारिक मांग थी, लेकिन यहां इसका सेंस दूसरा निकलेगा। कौन सा जेल? पत्रों के द्वारा। हाँ, पत्रों के द्वारा। ठीक है, पत्रों के द्वारा मतलब एक मैं इसके बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा अलग हटके बता दूंगा एम एन रॉय के बारे में, थोड़ा सा अलग हटके इस क्लास के बाद में। ठीक है, या बीच में बता दूंगा कि उन्होंने प्रेजेंस डायरी क्यों लिखी, क्या हुआ, मैं सब बता दूंगा, जेल क्यों गए थे, सारी जानकारी दे दूंगा। बस अभी आप ये काम की बात सुन लें। इनकी मांग औपचारिक क्यों थी? क्योंकि इनकी जो मांग हुई थी इसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1934 में, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और उस समय हमारे देश के बारे में जो कांग्रेस बोल रही थी वही सत्य था। तो कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी हुआ करती थी।
क्या हुआ करती थी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को आप लोग हिंदी में क्या बोलोगे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। क्या बोलोगे? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। यहां लिखेंगे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति। ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 1934 में संविधान सभा की मांग पर मोहर लगाई थी। इसीलिए आप एम.एन. रॉय की मांग को संविधान सभा की औपचारिक मांग कहते हैं। ये भाई साहब प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने संविधान सभा की मांग कब करी? तो 1934 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने संविधान सभा की मांग करी। ये एक प्रश्न आपके सामने बन जाता है एग्जाम में, इसको अवश्य लिखें। तो कांग्रेस की 2-3 मांगे हो गई। अब आगे और देखोगे आप कांग्रेस की मांग और समझोगे कांग्रेस को। नेवर एवर एवर लव द पॉलिटी लेक्चर, दिस इज मस्ट, थैंक यू सो मच सर, यू विल लव द पॉलिटी। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, द डे आई विल टीच यू द आर्टिकल 1, जिस दिन मैं आपको संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ाऊंगा ना, उस दिन से आप पॉलिटी से इतनी मोहब्बत करोगे कि ये आपकी सबसे चाहती हुई सब्जेक्ट होगी। बे इंतहा मोहब्बत करोगे पॉलिटी से जिस दिन हम अनुच्छेदों को स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1 को स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटिक आपके घर से जोड़ के पढ़ाई जाएगी, आपको हमेशा सब कुछ आपको याद रहेगा, ये तो फैक्ट है। लेकिन जब बात कॉन्सेप्ट की आएगी ना, तो ऐसे जोड़ के पढ़ाएंगे, ऐसी माला बनाऊंगा जिसको पहनने के बाद तुम जिस एग्जाम में जाके बैठोगे उसमें कोई समस्या आपको आएगी नहीं भाई साहब। ये मेरा वादा है आपके साथ। अगर खान सर ने मुझे इतने विश्वास के साथ जोड़ा है ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप यकीन मानना कि कुछ सोच समझ के सर ने मुझे मौका दिया है, या आप लोगों को ये मौका दिया है कि आप मुझसे पढ़ पाए, तो इसके पीछे कोई रीजन ही होगा। क्योंकि हम सिर्फ दिल्ली नहीं, हम तो भारत के हर कोने में पॉलिटी का डंगा बजा के आपके सामने आए। बेइंतहा आपको मजा आएगा, बस आप पढ़ते जाओ। और खान सर का ये जो अप्रोच है ना आप लोगों को सफल बनाने का, इसमें आप लोग जो है अपनी बस मेहनत करे जाओ और बस रिजल्ट तो आना ही आना है, दिक्कत ही नहीं है कोई। 1934 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने संविधान सभा की मांग करी। बेलगांव में हुआ था ये। 1934 लिखा है मैंने, 1934 लिखा है। क्लास नोट्स प्लीज सर, क्लास नोट्स मिलते जाएंगे। और देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इतने पे ध्यान दें, ज्यादा जानकारी से कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं कई लेयर लेके खुद खोद के चलता हूं। आप ज्यादा खोदोगे तो पानी निकल आएगा, फिर मिट्टी रहेगी नहीं, फिर मामला खराब हो जाएगा। और वैसे ही मैं पॉलिटी बहुत गहराई में पढ़ाऊंगा, आप बात समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो फिर आपके तोते उड़ना शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान से चलो। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपने लिख लिया। चलिए अब कभी के प्रश्न पूछता है, ये सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक प्रश्न पूछता है कि इसने मोतीलाल नेहरू, इनसे प्रश्न पूछ लेता है कि मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी थी। तो मेरा मानना है कि आप मोतीलाल नेहरू जी के बारे में भी लिख लें, क्योंकि ये भी एक काफी अच्छा, सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इनके पिताजी थे वो, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इनके बारे में एक प्रश्न पूछ लेता है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी। जवाहरलाल नेहरू एक अच्छे नेता थे और उन्होंने कब जो है इसके एक प्रकार से मांग करी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस की ही तरीके से औपचारिक मांग करी थी, इसे बोलते हैं औपचारिक मांग। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये मांग जो थी वो कांग्रेस की मांग थी, दैट इज कॉल्ड औपचारिक मांग, ऑफिशियल। और प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने मांग कहां पर करी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जवाहरलाल नेहरू ने मांग कहां पर करी थी। देखो मैं बता रहा हूं ना फैक्ट, तो एक अखबार बोलते थे, उसका नाम था न्यू हेराल्ड, एक अखबार का नाम था न्यू हेराल्ड। इस न्यू हेराल्ड न्यूज पेपर में जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग करी थी। देखो इसमें आप कई प्रकार की डेट पढ़ोगे, 1933 पढ़ोगे न्यू हेराल्ड की, और उन्होंने साफ बोला था कि भारत का संविधान जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार, ये इन्होंने मांग करी थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा काफी ज्यादा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। ठीक है, इसको भी एक बार आप लोग लिख लें। क्लियर, लिख लीजिए सिपू जी को।
अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, अनौपचारिक का मतलब होता है अनऑफिशियल, दिस इज अनऑफिशियल डिमांड। वयस्क का अधिकार मताधिकार का मतलब होता है अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, बाइलिंगुअल ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके वैलिड कमेंट देखता जाऊंगा। न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में इसका नाम लिखना है न्यू हेराल्ड अखबार में। सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके बारे में मांग करी, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में मांग करी थी, न्यू हेराल्ड में, ठीक है। तो एम एन रॉय के बारे में मैंने आपको बता दिया। एम एन रॉय एक साम्यवादी नेता थे और उन्होंने फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट डायरी की किताब थी, अगर कोई पूछ लो, और 1934 में इनकी ऑफिशियल मांग होगी, तो इसको आप लिख लो। यहां तक की चीजें आपने अगर लिख ली है तो अब आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या क्या हुआ। तो अब प्रश्न आपके सामने यहां से कैसे आएगा एग्जाम में, एक प्रश्न आएगा संविधान सभा की पहली मांग। अगर प्रश्न आपसे पूछता है संविधान सभा की पहली मांग, संविधान सभा की पहली मांग अगर आपसे पूछी जाती है तो आप आंसर क्या देंगे, कब हुई? आप आंसर दोगे 1895 में, बीजी तिलक, याद रखना है इस बात को। अगर वो आपसे पूछता है संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग, अगर वो ये वर्ड यूज करता है औपचारिक, औपचारिक लिखता है, तो आप क्या लिखेंगे 1934 में एम एन रॉय। इन दोनों बातों का विशेष तौर पे याद रखना, औपचारिक मांग लिखता है, और अगर अनौपचारिक लिखता है अनौपचारिक, तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे 1895 बीजी तिलक, ठीक है। लेकिन ना वो अनौपचारिक लिखता है ना अनौपचारिक लिखता है, वो कुछ नहीं लिखता, वो सीधा पूछता है संविधान सभा की पहली मांग, तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा, ये वाला। याद रखना इस बात को, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे तौर से इस बात को याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। समझ में आया? औपचारिक अनौपचारिक, एम एन रॉय, एम एन रॉय। नहीं, जवाहरलाल नेहरू वाली जो मांग थी ऑफिशियल थी, जवाहरलाल नेहरू वाली जो मांग थी औपचारिक थी, औपचारिक, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल, इट वाज ऑफिशियल। औपचारिक लिखा ना हिंदी में, औपचारिक मांग थी, औपचारिक, औपचारिक औपचारिक औपचारिक। क्लियर? मैं कमेंट तुम्हारे इसमें देखता जा रहा हूं फोन में अपने में, औपचारिक थी, औपचारिक, ठीक है, कोई डाउट? चलो अब पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। ये आप लोगों ने लिख लिया अनौपचारिक औपचारिक, तो प्रश्न आप यहां से कैसे पूछे जाएंगे, बेसिक बातों पर ध्यान दो। संविधान सभा की पहली मांग किसने करी? संविधान सभा की पहली मांग किसने करी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने करी। हाँ, ये स्टैंड दे दो, स्टैंड पर रख लेता हूं। संविधान सभा की पहली मांग किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने करी। ये आपको याद रखना है। ये कमेंट जो है, इस कमेंट्स को रहने ही देते हैं आज, थोड़ा कमेंट हुआ जो है हमें बाद में देख लेंगे, क्योंकि कमेंट से हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। चलो, संविधान सभा की पहली मांग किसने करी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने करी। बात याद रखनी है, बस दिमाग में क्लियर रखना है। संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने करी? तिलक साहब ने करी। पहली मांग औपचारिक किसने करी? मानवेंद्रनाथ रॉय ने करी। संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी ने कब करी? 1922 में करी। कौन सी मैगजीन में करी? यंग इंडिया मैगजीन में करी। बस इतना ही, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना। अब समझते अंग्रेजों ने इस मांग का क्या किया। हम मांग कर रहे थे हमें संविधान दो, संविधान सभा दो, अंग्रेजों ने हमारी इस बात के बारे में क्या कहा, क्या नहीं कहा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब जब हमने मांग करी तो 1939 तक आपने सारा मामला देख लिया। हुआ क्या कि 1940 में भारत में एक प्रस्ताव आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे। ब्रिटिश एक्ट आया था जिसको आप लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने 8 अगस्त को 1942 को एक चीज भेजी इंडिया में, और यह कहा कि जो भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण भारतीय करेंगे, अब क्लियर हो गया कि भारत की संविधान सभा बनेगी, ठीक है, संविधान सभा बनेगी, ये बोल दिया। लेकिन कब बनेगी? ये संविधान सभा का जो निर्माण होगा
वो जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बोला युद्ध के बाद होगा। अब आपको पता है युद्ध चल रहा था, तो युद्ध के बाद होगा कि आप अपनी संविधान सभा का निर्माण कर लेना, लेकिन युद्ध के बाद करना। और इसको आप किस नाम से जानते हैं? इसको आप जानते हैं क्रिप्स ऑफर के नाम से। दैट इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफर। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, क्रिप्स ऑफर, क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। एक प्यारी बात बताऊं आपको, आज तक आपने क्रिप्स प्रस्ताव तो पढ़ा है, लेकिन आप में से आधे बच्चों को जानकारी नहीं होगी क्रिप्स प्रस्ताव को कहते क्या थे। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट, इसका पूरा नाम था ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट। ये इसका पूरा नाम था, क्योंकि इसको यही नाम दिया गया था, इसी नाम से आया था, और इसी को आप जो है क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें कहा कि भारत की संविधान सभा का निर्माण युद्ध के बाद होगा, युद्ध के बाद होगा। अब समझते असली कहानी कि इसके बाद मसला हुआ क्या और पूरी की पूरी कहानी कहां तक पहुंची। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? कमेंट देखो एक बार जरा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा बड़ा लिखिए सर प्लीज। यस सर, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस 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 यस, मस्त, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1940 में इन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, काम खत्म, काम खत्म, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, थैंक यू जी, थैंक यू, मजा आ रहा है एकदम। बस पढ़ते जाइए बेहतरीन तरीका से। अब ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, इतना ही काफी है, ठीक है। अब ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई कि अब हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा। अब क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इधर से एकदम युद्ध गोला आ रहा था, एकदम ठक से ब्रिटेन का गोला, इधर से जापान का गोला, एकदम सेकंड वर्ल्ड वॉर में खेचम खेच, खेचम खेच, खेचम खेच, खेचम खेच चल रही थी। धुआं दुनिया के अंदर खेचम खेच इतनी ज्यादा चल रही थी कि अब दुनिया में होगा क्या, और ये तो पूरा बर्बादी का आलम हो चुका था। और इसी बात को लेकर आप सभी ये जानते हैं कि ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। और आप सभी को पता होगा उस समय विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री युद्ध में हारने लगते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि सरकारें गिर जाती हैं। और ब्रिटेन की चारों तरफ थू थू होने लगी। ब्रिटेन वालों ने महात्मा गांधी जी से कहा कि महात्मा गांधी जी, भारतीयों से कहिए कि भारतीय जो है हमारी सेना में हिस्सा ले लें और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ लड़े। महात्मा गांधी ने कहा कि जब मैं भारत आया था 1914 से 1918 के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो मैंने भारतीयों से कहा था कि सभी भारतीय अंग्रेजों की सेना में जाके भर्ती हो जाए। लेकिन सभी भारतीय भर्ती भी हुए। तुमने मुझसे कहा था कि भारत को आजादी दे देंगे, लेकिन तुमने आजादी नहीं दी और तुमने बना दिया हमारा बेवकूफ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम मोहब्बत में एक बार धोखा खा लेते तो दोबारा उस आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो यकीन करने लायक होता नहीं है। और आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी को भर्ती करने वाले एजेंट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत से भारतीयों को ब्रिटिश की सेना में भर्ती होने की रिक्वेस्ट करी थी। अब मामला पूरा खराब हो गया। जैसे आज अगर इंडिया के साथ किसी का वॉर हो जाए तो आप सभी जानते हैं कि लड़ाई होने पर ही सरकारों के मध्य युद्ध छिड़ जाता है। 1900 ये वॉर चलता रहा। वॉर जैसे ही खत्म हुआ, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। अब आप कहानी सुनना, कहानी सुनो सही से। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ब्रिटेन का इलेक्शन हुआ। 1945 का ब्रिटेन का इलेक्शन, 1945 का ब्रिटेन का चुनाव हुआ। इस 1945 के ब्रिटेन के चुनाव में आमने सामने दो पार्टियां थी। जैसे इंडिया में है उसी प्रकार से ब्रिटेन में दो पार्टी थी। एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको आप लोग नाम जानते होंगे, कंजर्वेटिव पार्टी आप लोगों ने सुना होगा, कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। और एक तरफ थी धुआंधार खतरनाक और एकदम लेबर पार्टी। इस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी, इसको आप लोग बोलते हैं लेबर पार्टी। और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने थे।
इस पार्टी की ऑलरेडी सरकार चल रही थी। ये प्रश्न इतिहास में पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। इसकी सरकार थी और इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। पूरा नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, आप भी लिख लेना, चर्चिल बोलते हैं इनको, विंस्टन चर्चिल के नाम से इनका पूरा नाम था। ही इज कॉल्ड विंस्टन चर्चिल। चर्चिल, ठीक है, चर्चिल नाम था। विंस्टन चर्चिल इस पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेबर पार्टी की तरफ से एक तरफ से धुआंधार हो रही थी कि नहीं, चुनाव हम जीतेंगे, हम हर किसी को हरा देंगे, और लेबर पार्टी की तरफ से हुआ करते थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे श्री क्लीमेंट एटली। क्या नाम था इनका? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, पूरा नाम इनका भी लिख लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। क्लीमेंट एटली 1945 के ब्रिटेन के चुनाव में आप देखोगे कि विजय प्राप्त हुई लेबर पार्टी को, और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पीएम बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। यहां से शुरुआत होती है भारत की आजादी की, यहां से शुरुआत होती है भारत की मांग की, और यहां से पूरा का पूरा सिस्टम जो है देखोगे आप, ये लिखा जाता है 1942 में क्रिस प्रस्ताव। बहुत बढ़िया, क्रिस प्रस्ताव। मैंने प्रस्ताव नहीं लिखाया था आपको, कुछ विद्यार्थी कुछ कमेंट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। क्रिस प्रस्ताव जो है वो अलग चीज है। अच्छा, प्रस्ताव लिख दिया था, क्रिप्स ऑफर लिखना है। ये क्रिप्स ऑफर है। 1940 में संविधान सभा की मांग स्वीकार करी, और क्रिप्स प्रस्ताव जो था, इसी को प्रस्ताव भी कहेंगे, 1942 में आया था। करेक्ट है ये बात। 1942 में इंडिया आया था। छोटी छोटी चीजों को सही कर लेंगे। 1940 में भारतीय संविधान सभा बनेगी स्वीकार किया था। 1942 में क्रिस प्रस्ताव में इस बात को लिखकर भेज दिया था कि ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, आपके यहाँ संविधान सभा का निर्माण होगा। बहुत अच्छी बात है, इससे थोड़ी थोड़ी चीजें अगर कभी कभी होती तो बता दिया करो। ग्रेट, समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। लेकिन प्रश्न अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा का विचार स्वीकार किया था तो 1940 में स्वीकार किया था। 1942 में तो एक्ट बन के इंडिया आ गया था ना। 1940 में तो 42 में तो इंडिया आ गया था, 40 में इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलो लेबर पार्टी पे आओ, आओ लेबर पार्टी पे आओ। तो लेबर पार्टी जो है, लेबर पार्टी की सरकार बनी ब्रिटेन का इलेक्शन 1945 में, लेबर पार्टी की सरकार पहली बार बनी। और जैसे लेबर पार्टी की सरकार बनी तो लेबर पार्टी की सरकार ने अब क्या किया, इस हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी की सरकार ने अनाउंस किया, और इस लेबर पार्टी की सरकार ने भारत में संविधान निर्माण के लिए भेजा। इसका नाम था कैबिनेट मिशन। अब यहां से शुरू होगी आपकी मेरी कहानी। इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन प्लान। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहां से आप लोग पॉलिटी का गहरा ज्ञान समझेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये प्रश्न बनता है कि इंडिया में कब आया? तो 24 मार्च 1946। देखो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया। किसने भेजा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस समय के ब्रिटेन के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को इंडिया में भेजा था। क्लीमेंट एटली ने इस मिशन प्लान को इंडिया में भेजा था। 24 मार्च 1946 को भारत में कौन आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया। इसी कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से जो 1942 में 1940 में उन्होंने प्लान बनाया, 1942 में हमें बताया, और जो उन्होंने फाइनल हमें बोला था वो 1942 में हुआ, और वही बात 1940 में उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से भेज दी कि जाओ अब भारत में संविधान सभा का निर्माण करो। यहां से एक्चुअल में आपकी समझ में आएगा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि इससे पहले तो आप बेसिक फैक्ट की कहानी पढ़ रहे थे। यहां से देखोगे आपको कुछ चीजें नई नहीं मिलेंगी आपको।
24 मार्च 1946 को भारत में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। आइए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, 24 मार्च 1946 को इंडिया में आया था ये। मजा आ रहा है। 1940 के बाद मैंने क्या लिखा है, आपको कहां लिखा दिख रहा है? मैं तो कुछ लिखा नहीं है। अपना डाउट लास्ट में पूछना, मैं तो कुछ नहीं लिखा 1940 के बाद में। कहां क्या लिखा है 1940 के बाद में? ये यार देखो, तुम्हें ज्यादा बताने पे कभी कभी कहते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान भी बड़ा दिक्कत का कारण होता है। ये इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि 1940 में भारत की संविधान सभा का निर्माण होगा, ये अंग्रेजों ने डिसाइड किया था। ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कैबिनेट कि 40 में उन्होंने बता दिया था निर्माण होगा। 1942 में उन्होंने इंडिया को प्रस्ताव भेज के बता दिया कि आप निर्माण कर लेना, लेकिन युद्ध के बाद होगा। तो इसमें छोटी सी चीज है, इतिहास की चीज है, सब कुछ है नहीं। समझ गए? 1900 अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1940 में भारत में आया कैबिनेट मिशन प्लान। 24 मार्च 1940 को यह भारत आ चुका था कैबिनेट मिशन प्लान। आइए अब समझते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या था और इसने क्या क्या किया। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो इसका नाम क्या है। इसका नाम है कैबिनेट मिशन प्लान। तो देखो, कैबिनेट और मिशन। अब कैबिनेट में कौन होते हैं? मंत्री। तो इसके अंदर भी मंत्री थे और ये भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए आया था। तो मैं अपनी आजादी का पास कह सकता हूं इसको? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, इससे हमें आजादी मिलेगी। तो आजादी का पास था कि नहीं था? हाँ। तो पाक पी का मतलब है पैथिक लॉरेंस। पी का मतलब क्या है? पैथिक लॉरेंस। ए का मतलब क्या है? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। और एस का मतलब क्या है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। जब मैं पटना आऊंगा ना, तब तुम अपने डाउट्स लिख कर रखना। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस टी, ए बी अलेक्जेंडर वी, स्टैफोर्ड क्रिप्स। हिंदी में भी लिख रहा हूं इनका नाम। पहले आदमी का नाम है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरे आदमी का नाम है ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। और तीसरे आदमी का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखो, अब आपको मजा आएगा। अब आपको एकदम मजा आएगा कि सर ये क्या चल रहा है। अब ये क्या था? मिशन था। अब भाई पैथिक लॉरेंस आए, ये सब आए। अब एक बात बताओ, जब मिशन पे आप जाते हो तो मिशन में लीडर आगे चलता है, लीडर पीछे चलता है? मिशन का अध्यक्ष हमेशा आगे रहेगा, पीछे। आप भी क्या करते हो? क्लास में छूटने के बाद मिशन पे जाते हो कि आज कमरा ढूंढने का मिशन है, आज ये मिशन है, कल वो मिशन है, आज उसके पीछे जाना है। मतलब पीछे का मतलब है दोस्त के साथ साथ जाना है। तो पैथिक लॉरेंस आगे लीडर थे, तो लीडर आगे रहेगा पीछे? अरे बोलो, जोर से बोलेंगे सभी, आगे। तो इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। अब ये कौन थे? एग्जाम में यही पूछ लेता है। तो ये हुआ करते थे भारत मंत्री। ये कौन थे? ये हुआ करते थे भारत मंत्री। मैं पेन से लिखूंगा क्योंकि मेरा राइटिंग इससे खराब हो रहा है। ए बी अलेक्जेंडर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये कौन थे? ये थे नेवी के मंत्री, नेवी मंत्री। ए बी अलेक्जेंडर, नेवल मिनिस्टर। और स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन हुआ करते थे? व्यापार मंत्री, ट्रेड मिनिस्टर, यानी व्यापार मंत्री। तो इन तीनों के बारे में एक बार लिखेंगे। ये पास, हमारी आजादी का पास, हमारी देश के संविधान का पास। तो पास नाम की ट्रिक से आप इसे याद करोगे, PAS और ऐसे लिखोगे। ये मिशन के क्वेश्चन क्या बनेगा? कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कहां से आया? इंग्लैंड से आया। किसने भेजा? क्लीमेंट एटली ने भेजा। कितने आदमी थे सरदार? 3 आदमी थे। पहला कौन था? पास, पैथिक लॉरेंस। दूसरा एवी अलेक्जेंडर। तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन था? पहले वाला। पहले वाला कौन? भारत मंत्री। दूसरे वाला कौन? नेवी का मंत्री। तीसरे वाला कौन? व्यापार मंत्री। समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना।
अब देखो भैया, अब आजकल के एग्जाम के प्रश्न के लेवल बड़े अलग बन रहे हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी काफी होशियार हैं, काफी समय से तैयारियां कर रहे हैं और कई बार ये डेट पढ़ चुके कि 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं अभी, और मैं ये पूछूं कि प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, ये बताओ कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा कौन सी तिथि को करी थी? मध्य प्रदेश के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा कौन सी तारीख को करी थी। भाई घोषणा का मतलब समझते हो? यानी कि इंडिया में ये बनाएंगे हम। समझ में आया? गुड इवनिंग सर। सर आप कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। ओके ठीक है, बताइए। क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। अरे देखो, अब स्नेहा जी क्रिप्स ऐसे मत याद करो, जैसे हमने करा ऐसे याद करो। पास, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, यही तरीका रखो बस अपना। हमारे अनुसार चलो, कॉपी को एकदम हमारी जैसी बना दो, तभी मजा आएगा। आगे चलो भैया, आगे चलते हैं। देखो प्रश्न बनता है कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा कब करी थी? इसने भारत में अपनी घोषणा कब करी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डिक्लेरेशन कब हुआ था? ये एग्जाम में कई बार प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है कि इसकी घोषणा कब हुई थी। तो मार्च में आया था, अप्रैल छोड़ो, मई, 16 मई 1946 को इसने अपनी घोषणा करी थी कि इसे भारत में 2 काम करने। अब घोषणा करी तो इसने क्या बोला? इसने कहा जी हम 2 काम करेंगे। बोलो जी काम नंबर बात क्या? बोलो जी भारतीय मांग कर रहे थे संविधान सभा की, तो भारत के लिए क्या बनेगी? लोगों ने पूछा क्या बनेगी? संविधान सभा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राम। और दूसरा, भारत में क्या बनेगी? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार को आप लोग क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बउआ? एंटरिम गवर्नमेंट। अब अंतरिम सरकार क्या होती है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको लिखो। ये 2 चीजों की उसने घोषणा करी 16 मई 1946 को। ये एक्सक्लूसिव फैक्ट है जो आपको अन्य किताबों में या अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशल ऐसी आजकल आप बहुत सारी चीजें देखोगे। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ी दिक्कत है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है यार? दिखाई नहीं दे रहा है तो इससे लिख लेते हैं यार। कैमरा चेंज करना पड़ेगा हमें लग रहा है। लिखो कि कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा 16 मई 1946 को की। कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी घोषणा 16 मई 1946 को की, जिसमें 2 उद्देश्य थे। पहला, भारत में संविधान सभा का निर्माण कराना, और दूसरा, भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण करना। पहला, भारत में संविधान सभा का निर्माण कराना, यार देखो यार, आपके जो कमेंट्स देख के फिर हमें ये लगेगा कि हमारी मेहनत जायज नहीं जा रही है क्या। आप हमारे टेक्निकल टीम को बता देना, बोर्ड ग्रीन रखते हैं तो ग्रीन रख लेंगे। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम तो वो वाली बात कर रहे हो कि अरे समझ आ रहा है ना बबुआ, समझ आना मेन जरूरी है। अब जरूर थोड़ा हर चीज सुंदरी होगी, समझ आ रहा है ना? बस कौन बात को नहीं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए। तो संविधान सभा, असेंबली और एंटरिम गवर्नमेंट। अब आपका टॉपिक होगा मेन टॉक, भारत में संविधान सभा। सोचो मैं आपको कहां तक घुमा के लाया हूं संविधान सभा के टॉपिक पर, कितनी प्रकार की चीजें आपको बता के इस टॉपिक पर लाया हूं कि टॉपिक है संविधान सभा। मैंने आपको कहां से घुमाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और तब आपको लेके आया। एक बार हम मेरे साथ क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है क्लास में, बिना रिवीजन के आपको याद नहीं होगा, और मैं जब तक रिवीजन नहीं कराऊंगा मजा नहीं आएगा। जिन बच्चों को कोई दिक्कत आई है लिखने में, वो रिवीजन के समय पर एक बार इन चीजों में
ध्यान दे लेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज पढ़ा कि भारत में क्या बनी, संविधान सभा। संविधान ही तो स्वराज का निर्माण करता है, बोलो हाँ या ना। सभी बोला करो जोर से, हाँ सर जी। संविधान ही संविधान निर्माण करता है, बोलो हाँ। हाँ गुरु जी। तो विश्व में संविधान बने, बोला हाँ गुरु जी। विश्व का पहला संविधान कहां बना, अमेरिका में। विश्व का संविधान कब बना, 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में। पूछ लेगा विश्व में पहली बार संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का विचार किस व्यक्ति ने दिया, हेनरी मैन ने दिया। कहां दिया, इंग्लैंड में दिया। फ्रांस की संविधान सभा का नाम क्या था, तो इसका नाम था द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस। प्रश्न बन गया, काम खत्म। चलिए अब यहां किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, ये सब भी की किताब में लिखा है, ये सब तो पता ही नहीं है। बच्चा उसी चीज पे ज्यादा बहस करता है जिसको पता होता है कि हिस्ट्री में लिखा है, कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की मीटिंग। चलिए अगला, अब आता है भारत की संविधान सभा। भारत की संविधान सभा की आपको देखो बीपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैं तो काफी ज्यादा गहराई में आपको पढ़ा रहा हूं, चीजों को बहुत गहराई में लेकर चल रहा हूं, जिससे कि आपका आत्म कॉन्फिडेंस ऐसा बन जाए कि आप यूपीएससी तक को क्रैक कर पाओ। बीपीएससी तो चीज ही क्या है, ठीक है। प्रश्न इतना बनता है, संविधान सभा की मांग पहली बार कब हुई थी, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, बस। इसके बाद कुछ नहीं। ये मांग औपचारिक थी या अनौपचारिक थी, औपचारिक अनौपचारिक समझ में आ गई। तुम किसी से बोलो आप हमें बड़े अच्छे लगते हो, और कभी तुम्हारे घर वाले बोले बेटा बड़ा अच्छा है, तो औपचारिक है। आप बोले वो अनौपचारिक है, समझ में तो आ गई होगी बात, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में सेल्फ एक्सप्रेशन की मांग हुई और ये अस्वीकार कर दी गई। सब फालतू बातें आपको याद नहीं रखनी है ज्यादा। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब करी, ये इंपॉर्टेंट है। 1922 में करी, यंग इंडिया मैगजीन में करी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब करी, 1924 में करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपको जान के रखना है। मानवेंद्र नाथ रॉय, भारत के संविधान सभा की पहली औपचारिक ऑफिशियल मांग किसने करी, एम एन रॉय ने करी। एक प्रश्न बना था एग्जाम में, एम एन रॉय का पूरा नाम क्या है, सर मानवेंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम है। मैंने ये बताया इन्होंने मांग कहां से करी थी, जेल में से करी थी। एक ने पूछा कौन सी जेल में से करी थी, भैया ये सब तो कौन सी जेल में, कई जेलों में रखे गए थे, इन्हें कई वर्ष की सजा हुई थी। इनकी एक प्यारी सी किताब आई थी स्पिरिट ऑफ जेल डायरी, उस किताब में इन्होंने सारी की सारी मांग रखी थी। अब ये बहुत व्यक्तिगत और बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि काफी अलग है ये, ठीक है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने 1934 में इस बात पे, कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने मांग कब स्वीकार करी, 1934 में। इसके बाद आप मांग को भूल जाओ, बस इतने प्रश्न आएंगे, औपचारिक अनौपचारिक। पहली किसने करी, महात्मा गांधी ने कब करी, बस ज्यादा नहीं, जो बता दिया ये ओवर है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में काफी सारी इन्होंने मांग करी है, कभी यहां बोल दिया कभी वहां बोल दिया, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ। बस एक बात याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक मांग कब करी, औपचारिक, औपचारिक समझते हो, ऑफिशियल, तो न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में इन्होंने सबसे पहले मांग करी थी 1933 में। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि सर 33-34, आपको जानने की जरूरत नहीं है, 33 में करी थी, वो 1934 में आई, फिर 38 में इन्होंने औपचारिक कर दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप मत घबराओ, आप बस इतना याद रखो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक मांग करी, तुम्हें इतना ही आता है, इसके अलावा न तुम्हें समझना न तुम्हें जानना। और वयस्क मताधिकार की मांग करी थी, बस वयस्क मताधिकार की मांग करी थी एम एन रॉय ने, मतलब इन्होंने, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। खत्म मामला, इसके बाद कुछ नहीं संविधान सभा की मांग में, कुछ याद नहीं करना। 1940 वाली बात कि 1940 में कांग्रेस, ये मैंने थोड़ा गहराई बता दी थी आपको कि 1940 में वहां पर एक ब्रिटेन में एक ड्राफ्ट डिक्लेरेशन आया था, युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, तो क्रिप्स ऑफर के रूप में 1942 में वो इंडिया आया, और इंडिया में आने के बाद क्लियर कर दिया कि भारत का संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन युद्ध के बाद होगा। तो ये बातें हैं, फैक्ट नहीं है, बातें हैं। युद्ध हुआ 1945 में, और युद्ध में आपको मैंने बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी हार गई। जब कंजर्वेटिव पार्टी हार गई तो लेबर पार्टी की सरकार बनी। यहां से प्रश्न बनता है कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने,
कौन बने करोड़पति? तो कौन बने? क्लीमेंट, जोर से बोलो, एटली बने। क्लीमेंट एटली बने लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री। किसको हराया? विंस्टन चर्चिल को हराया। विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के थे, इनको हरा दिया। जैसे ही हारे तो भारत में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन प्लान आया। प्रश्न बनता है ये कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कहां आया? दिल्ली आया। इसमें कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे हुजूर, 3 आदमी थे। इसका नाम क्या है? पास। P फॉर पैथिक लॉरेंस, A फॉर एबी अलेक्जेंडर, S फॉर स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष आगे रहेगा कि पीछे? आगे गुरुजी। कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। पद क्या था? ये सारे के सारे मंत्री थे, क्योंकि यहां लिखा है कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट में कौन होता है? आम आदमी तो होता नहीं है, मैं और तुम तो होंगे नहीं। कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट के मंत्री होंगे, और कैबिनेट मंत्री में तो ये कौन से कैबिनेट था इनके पास? भारत मंत्री। इनके पास स्टैफोर्ड क्रिप्स के पास व्यापार मंत्री, एबी अलेक्जेंडर बीच वाले नेवल मंत्री, अलेक्जेंडर, इससे याद रख लो, नेवल मंत्री। क्रिप्स ने में अपनी घोषणा कब करी? 16 मई 1946 को। क्या कहा? 2 काम करेंगे। बोला पहला संविधान सभा बनाएंगे और दूसरा अंतरिम सरकार बनाएंगे। तो अब टॉपिक क्या रहेगा? अब टॉपिक क्या रहेगा? एक एक से डील करेंगे। टॉपिक रहेगा संविधान सभा। डालो टॉपिक। मजा आया? अब मुझे सबके ना कमेंट वालों का प्यार चाहिए कमेंट में। याद हुआ? मजा आया? और देखो बीच बीच में इतिहास आ जाता तो तिथियों से घबराया मत करो। इतिहास का काम है तिथियों से आपको कंफ्यूज करना, लेकिन हम पॉलिटी के आदमी सुलझ जाते हैं। हमें अपनी काम की चीज निकलनी है, ऐसे निकल जाना है, ठीक है? पॉलिटी में इतिहास नहीं ज्यादा, निकलते निकलते बचते बचते निकल गए हो। अब हम आगे पॉलिटी में। अब हमारा इतिहास से पाला खत्म। अब हमें इतिहास से कोई मतलब नहीं है। अब हम अपने जंग के राजा। अब हम पॉलिटी का करेंगे धुआं धुआं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो भैया बाद में पूछ लेना, आप कंसीडर कर सकते हो। और आपके लिए कैसा अध्यापक है, मैं पिछले बहुत लंबे समय से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स किया मैंने, नेट क्वालिफाइड किया, जीआरएफ क्वालिफाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ। तो आप पॉलिटी के संबंध में किसी प्रकार का आपके मन मस्तिष्क विचार, दोस्त का, आपका, दोस्तनी का, जिसका भी आता है प्रश्न का प्रश्न, हम तो ये भी पढ़ा देंगे कि संविधान सभा, हमारे भारत के संविधान को कितने पेनों से लिखा गया, उसमें लाल कितने थे और नीले कितने थे। घबराओ मत, ठीक है? तो टेंशन ना लो। फैक्ट के मामले में तो तुम्हें झिका के भेजूंगा, और कॉन्सेप्ट के मामले में एकदम पचा के। आपको लगेगा सर मजा आ गया। संविधान सभा। अब संविधान सभा के बारे में हम बात करते हैं। मन रॉय कि गुरुजी क्या लिख रहा है? एम एन रॉय के गुरुजी, एम एन रॉय कहां थे? एम एन रॉय कौन थे गुरुजी? बेटा एम एन रॉय एक साम्यवादी नेता थे, कम्युनिस्ट लीडर थे। एम एन रॉय, सर मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है, एक नेता थे। अब संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब देखो यहां से एक बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। अगर मैं उस समय के भारत को आपको याद कराऊं, ये उस समय का भारत है मेरे प्यारे लाडलो, उस समय का भारत। उस समय के भारत में, जैसे आज आप भारत को पढ़ते हो तो मेरा थोड़ा मैप कमजोर है। आज के भारत को आप पढ़ते हो तो आज के भारत में आपने क्या देखा? राज्य हैं और क्या है हमारे देश में? यूनियन टेरिटरीज हैं। उस समय के भारत के 3 हिस्से हुआ करते थे। उस समय के भारत के 3 हिस्से थे। एक तो उस समय के भारत को आप लोग जब देखोगे तो उस समय के भारत में आपको नजर आएगा 3 हिस्सों में। 3 हिस्से क्या क्या थे? तो उस समय का भारत अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो उस समय के भारत में क्या क्या था, ये देखो जरा एक बार। बैक चलेंगे हम। उस समय के भारत में क्या क्या था अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो उस समय के भारत में, चलो मैं ऐसे ही समझा देता हूं। उस समय के भारत में एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, यानी जहां ब्रिटिश इसका कब्जा हुआ करता था। तो एक तो आप कहेंगे ब्रिटिश प्रांत। उस समय के भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। एक तो हुआ करते थे ब्रिटिश प्रोविंस। आप इन्हें क्या नाम दोगे? आप इन्हें नाम दोगे ब्रिटिश प्रोविंस। जैसे आज हमारे देश में राज्य है, उस समय के भारत में ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे।
सेकंड उस समय के भारत में थे राजा रजवाड़े, राजा रजवाड़े जिन्हें आप बोलते हो प्रिंसली स्टेट। क्या नाम देते हो आप उन्हें? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को आप क्या नाम देते हो? राजा रजवाड़े। ये उस समय के भारत की दूसरी चीज थी। और जैसे आज हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्हें आप बोलते हो केंद्र शासित प्रदेश, उस समय के भारत में इन्हें बोला करते थे कमिश्नरी। तो उस समय का भारत जो था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे आज का भारत है तो उसी समय के भारत को भी हम टेक्निकली 3 हिस्सों में बांटते थे। कमिश्नरी लिखना नहीं है, ब्रिटिश प्रांत और राजा रजवाड़े। उस समय के भारत में 3 चीजें थी। अब संविधान सभा का निर्माण होना था हमारे देश में। उस समय हमारे देश की जनसंख्या करीब 40 करोड़ थी। 40 करोड़ की देश की जनसंख्या में संविधान सभा का निर्माण होना था। तो संविधान हमारे देश का कैसे बनता, आप सोच के देखो। और हर आदमी उस संविधान में भाग लेना चाहता था। तो जब हमारे देश में कैबिनेट मिशन प्लान आया, इसने भारत में एक नियम बनाया और कहा कि हम क्या करेंगे, पहले हम प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव कराएंगे और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराने के बाद हम 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेके 389 सीटें भारत की संविधान सभा में फिक्स करेंगे। ये इन्होंने एक प्रोविजन बना दिया। क्या बना दिया? प्रोविजन बना दिया। इसको लिखना मत, अभी समझना, मेरे साथ साथ समझना। एक प्रोविजन बना दिया। तो अब आप क्या समझे कि इन्होंने भारत की संविधान सभा में सबसे पहले यह कहा कि हमें क्या करना है। अब यहां से लिखना आप लोग कि हम संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा, डालो हेडिंग, भारत की संविधान सभा, डालो हेडिंग भाई, सभा का निर्माण। भारत की संविधान सभा का निर्माण, डालो हेडिंग। अब देखो, इन्होंने बोला कि भारत में क्या होगा, सीटों की संख्या बोली 389 रहेगी, 389। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्लीज नोट डाउन इट, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 389 सीट थी। इस 389 सीट को इन्होंने 3 तरीका से बांटा, 292, 292 प्लस 4 और यहां आप लिखेंगे 93। तो आप इसे कैसे समझोगे? ऐसे समझोगे, ऐसे और ऐसे। 292 सीट जो थी ये 10 लाख पे एक सीट थी, यहां लिख लेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट। और टोटल सीट कितनी? 389। जो 292 सीट जो थी, अब ऐसे लिख लो, पहले आप इसे नोट डाउन करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। ABCD, मेरी ट्रिक लिख रहा है, मेरी ट्रिक, क्या बात है सर, आप काफी छोटा लिखते हैं यार। इसमें तो बहुत बड़ा लिख रहा है यार, बोर्ड पे तो, ये बोर्ड पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है हमें लिखा हुआ। धीरज कुमार, पतला वाला फॉन्ट यूज करें, पतला वाला यूज कर लेते, लीजिए भाई साहब, दिख रहा है। हम बड़ा बोर्ड ले लेंगे, बुढ़वा बड़ा ले लेंगे, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, इंग्लिश में काफी क्या लिखे बेटा, समझाएंगे साम्यवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, सब समझा देंगे। ठीक है, घबराओ मत, ऐसे प्रश्नों को लिख के रखा करो। हम तो राजनीति विज्ञान के मास्टर हैं, तुम्हें सब बताएंगे। समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, उदारवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, सारे वाद जानोगे। पहले इसको लिखो, यहां से प्रश्न बनेगा तो छूट जाएगा। भारत की संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट थी? एक सीट थी। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 389 थी। अब देखो, अब मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको समझना कि ये सीटें कैसे बांटी गई थी। देखो, इन 389 को कैसे बांटा गया था। 389, 389, इसको 292 को बोला कि 292 सीटें किसके लिए होंगी? ब्रिटिश प्रोविंस। किसके लिए होंगी प्यारे बच्चों? ब्रिटिश प्रांत।
अब ब्रिटिश प्रांत कौन से होते हैं? जो ब्रिटिश के प्रांत थे, इन्हें आप क्या नाम बोलोगे? आप इन्हें नाम दोगे ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब ब्रिटिश प्रांत। 292 सीटें। 93 सीटें किसकी थी? जो भारत में क्या हुआ करते थे? राजा रजवाड़े। राजा रजवाड़े को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो आप इन्हें क्या नाम दोगे? राजा रजवाड़े। पॉइंट इज क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? अब देखो 4 सीटें किसकी थी? 4। तो 4 थी आपकी कमिश्नरी। कमिश्नरी क्या होती है मैं सब समझाऊंगा, घबराना मत। 4 थी आपकी कमिश्नरी। देखो अब मेरी बात समझना। देखो ब्रिटिश प्रांत कौन से थे? जो ब्रिटिश का जिनके ऊपर कब्जा था उन्हें कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। जहां ब्रिटिश का पूरा पूरा कब्जा था। 11 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपसे पटना में पूछ ले कि 292 सीट थी तो कितने ब्रिटिश प्रांत थे, तो उस पढ़े लिखे आदमी को जवाब देने के लिए थोड़ा भौकाल भी टाइट रखा करो अपना। कोई पूछ ले कि दिल्ली करण सर से पढ़ रहे हो, बताओ, तो 11 प्रांत थे। 11 प्रांत। और कोई बहुत ही ज्यादा कहे कि भैया 11 में क्या था, तो 11 में 3 कैटेगरी थी, ए बी सी। ए में कितने थे? 6। बी में कितने थे? 3। और सी में कितने थे? 2। लेकिन इतना मत जानो, नहीं तो आईएएस के पेपर को भी फाड़ के फेंक दोगे। 11 प्रांत में 292 सीट और 4 क्या थी? कमिश्नरी। अब कमिश्नरी क्या होती है? जहां कमिश्नर बैठता था, जैसे आज यूनियन टेरिटरी में गवर्नर बैठता है ना, उसी प्रकार से वहां पहले कमिश्नर बैठता था। ये 2 प्रकार के राज्य सरकार के शासन होते हैं। एक उसमें पुलिस शासन, एक होता है सिविल शासन। तो जो शासन पुलिस के माध्यम से चलता है उसे कमिश्नरी कहा करते थे पहले। तो भारत में उस समय 4 कमिश्नरी थी। अब आपको चारों की चारों याद हो जाएंगी। कौन सी थी 4 कमिश्नरी? मेरे साथ बोलोगे। देखो 4 कमिश्नरी कौन सी थी? ए फॉर एप्पल, ए फॉर अजमेर। बी फॉर बलूचिस्तान। क्या नाम था इसका? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बड़ी फेमस जगह, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। सी फॉर कुर्ग। क्या नाम था इसका? कुर्ग। और डी फॉर दिल्ली। क्या नाम था इसका? दिल्ली। देखो भैया मैं यहां लिख रहा हूं साफ साफ। डी का मतलब क्या है? दिल्ली। दिल्ली है दिलवालों की। सी का मतलब है कुर्ग। कुर्ग में कड़प्पा हुआ था बाहुबली वाला। और ये बलूच घोड़े बड़े फेमस होते हैं। और अजमेर आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पड़ती है जगह जिसका नाम है अजमेर। उसमें 4 कमिश्नरी हुआ करती थी, ए बी सी डी। साउंड अजमेर बलूचिस्तान, कुर्ग नहीं कुर्ग, ठीक है। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। कोई आपसे पूछे कितनी कमिश्नरी, बोलो 4। कितनी कमिश्नरी, बोलो 4। ए फॉर अजमेर, ये अजमेर लिखा है, अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे लिख लो अजमेर। ए फॉर अजमेर, ए फॉर अजमेर। बेटा अंतरिम सरकार आगे आएगी ना, पहले संविधान सभा से निपट लो ना तुम। ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग और डी फॉर दिल्ली। तो ए फॉर अजमेर, बी फॉर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्ग। पता है कुर्ग क्या है? कुर्ग कर्नाटका वाला कड़प्पा, जहां बाहुबली का सोना निकलता है कुर्ग में। बलूचिस्तान कौन? जहां बलूच घोड़े, बलूच लड़कियां, सॉरी मैं गलत बोल गया, बलूच घोड़े। बलूच घोड़े जो है ये बड़े फेमस होते हैं बलूचिस्तान के, और बलूच बड़े सुंदर लोग होते हैं। कुर्ग मतलब कर्नाटक। कर्नाटक के कुर्ग जो है ये दिल्ली और अजमेर। ये आपने 4 देखे। तो ये 4 उस समय कमिश्नरी हुआ करती थी, ए बी सी डी, ठीक है। इसको बलूच, अच्छा क्लियर सर। जो फर्स्ट थे कॉन्फिडेंस आ गया गुरु जी। अरे थोड़ा स्लो पढ़ाएं, स्लो ही चलते हैं, चलो स्लो चलते हैं, स्लो चलते हैं बेटा, थोड़ा स्लो चलते हैं। देखो मैंने कहा 389 सीटें। अब प्रश्न कैसे बनेगा समझना ध्यान से। भारत की संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 389। कोई प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी, आंसर क्या दोगे?
389 दे दोगे। पूछेगा कि भारत की संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट थी, या एक सीट कितनी जनसंख्या पे थी, एक सीट 10 लाख। ठीक है, कोई पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि ब्रिटिश प्रांत की कितनी सीटें थी, 292, 292। ठीक है, और कमिश्नरी कितनी थी, 4। कितनी थी, 4। और कितने राजा रजवाड़े थे, 93। कितने थे, 93, 93। अब एक लेवल आगे चलो, देखो लेयर दिमाग की खोलते चलो, मैं लेयर बाय लेयर पढ़ा रहा हूं, बड़े आराम से समझा रहा हूं। अब इसके बाद मैंने आपसे बताया कि कमिश्नरी 4 थी, तो 4 कौन सी थी, ए बी सी डी। ए बी अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इसमें क्या फास्ट पढ़ाया, इतना स्लो समझाया, इतनी सी बात पढ़ी अभी, अब पढ़ोगे असली चीज। ठीक है, अब एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, अंतरिम सरकार क्या होती है, मैं बताता हूं। अंतरिम सरकार बाबू, जैसे आपने देखा एंटरिम बजट, किसी फाइनल चीज के होने से पहले पहले की चीज। देखा आजकल प्री वेडिंग सूट चलता है, मतलब शादी से पहले एक शादी का सूट, तो उसी प्रकार से सरकार से पहले अंतरिम सरकार, एंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम बजट। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, तो मान के चलो प्री वेडिंग सूट की तरह होती है वो। एक प्रश्न बनता है एग्जाम में आजकल कि 389 सीट थी, इसमें कितने निर्वाचित थे, तो 292 राजा रजवाड़े वाले, 4 कमिश्नरी वाले, टोटल कितने हुए, 296। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितने निर्वाचित थे, इलेक्टेड कितने थे, तो 296 निर्वाचित थे। कोई आपसे पूछ ले कि राजा रजवाड़े वाले 93 कैसे थे, तो आप लिखेंगे मनोनीत थे। मनोनीत को आप लोग क्या बोलते हो, नॉमिनेटेड। और इलेक्टेड को आप क्या बोलते हो, निर्वाचित। अब इनको मनोनीत किसने किया था, तो देखो राजाओं ने किया था। राजाओं ने अपनी रियासतों से मनोनीत किया था। हुआ क्या था, मैं आपको कहानी बताता हूं। जब राजाओं से पूछा गया कि संविधान बन रहा है, आप क्या चाहते हैं, तो ये तो चुनाव से होंगे, इलेक्शन होगा, यहां भी इलेक्शन होगा, तो 296 आपके निर्वाचित हो गए। जब राजाओं से पूछा आप क्या चाहते हैं, राजाओं ने कहा हमारे तो बाप दादाओं ने शासन किया और उसके बाद हम शासन कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्रजा से कह देंगे कि तुम हमारे लिए, तुम हमें वोट डालो, तो हम तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, हम तो जिसको अपनी तरफ से भेज देंगे वही हमारा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो इन्होंने निर्वाचन नहीं कराया अपने यहां, इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को अपने आप भेज दिया कि जाओ राज बहादुर जी आप हमारी तरफ से जाओ, जाओ वीर बहादुर जी आप हमारी तरफ से जाओ, जाओ पप्पू महाराज आप हमारी तरफ से जाओ। ऐसे इन्होंने भेज दिए। कितने मेंबर, 93। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारत की संविधान सभा में कितने व्यक्ति निर्वाचित थे, 296 इलेक्टेड थे और 93 सदस्य जो थे ये मनोनीत थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, समझ आया या नहीं आया। मेरा आपकी क्लास को देखने का बड़ा मन कर रहा है कि जो बच्चे मुझे बैठ के देख रहे होंगे, क्योंकि वो कैसा उन्हें लग रहा होगा। धीरे धीरे संविधान से मोहब्बत हो रही है। अरे एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद एनसीईआरटी में, यार कैसी घबराहट बात कर रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी तो मुझे थोड़ा बताने में तुम्हें डर सा लग रहा है, सच बताऊं, नहीं तो मैं तो 11 प्रांतों को भी ओपन कर देता, उसमें कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, कितने असमी थे, मैं तो और गहराई में ले जाता। लेकिन तो बीपीएससी का लेवल बहुत कम है, बीपीएससी ऊपर तक पूछ लेती है। और दूसरी चीज क्या है कि आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है, कोई आपके घर में मेहमान आए और आप उसे ठेस के खिला दो एकदम, लो जलेबी रसगुल्ला। और मैं पटना में जाता हूं तो पटना में तो एक बड़ी पसंदीदा मिठाई है मेरी, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है कलाकंद, क्या है वो, मैं भूल गया उसका नाम है, भूल गया मैं। तो वो ऐसे खिला दोगे तो आदमी को क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, फिर उसे अपच हो जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे पहले सब्जी, रोटी, सब्जी, सलाद, तो मैं धीरे धीरे तुम्हारा लेवल उस लेवल पे ले आऊंगा कि तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे पॉलिटी में कि तुम बोलोगे सर क्या कर दिया आपने हमारा। तो टेंशन मत लो तुम, ठीक है, सच यही है।
नहीं नहीं, एक नाम है, हाँ कोई बच्चे कह रहे हैं खुरमा, खुरमा नहीं भाई, कलाकंद नहीं यार, एक इसमें रस्सा भरा जाता है, इतनी बड़ी मिलती है, क्या बोलते हैं उसका नाम भूल जाता हूँ बार 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 बार। चंद्रकला, यस, चंद्रकला इज वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे बड़ी पसंद है चंद्रकला। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज इतनी जल्दी जल्दी नहीं, आराम से आराम से। कुछ बच्चे इसमें नए होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उन्हें समस्या हो सकती है। कुछ बच्चे इसमें इतने तेज दौड़ने वाले घोड़े होंगे जो कई कई रेस दौड़ चुके होंगे, उनको मेरी क्लास ज्यादा पसंद आएंगी। उनको ऐसा लगेगा कि बस सवार कर गए, अब कुछ नहीं है दुनिया में, धक 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 है। चलो, अब ये समझ में आया, बेसिक समझ में आया, ठीक है, समझ में आया चंद्रकला। अरे ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ में आया। ये समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। सर पीएचडी करना है। एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदूं, जरूरत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की, मैं हूं ना यार, मैं हूं, कुछ नहीं खरीदना आपको, कोई एनसीईआरटी नहीं। अब आता है संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ, ये समझ गए, मनोनीत हुए, रिजवाड़े हुए। अब प्रश्न बनते हैं कि भारत की संविधान सभा में चुनाव हुआ, ये किस प्रकार से संविधान सभा का चुनाव हुआ। कई प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से हुआ। देखो, संविधान सभा का जो चुनाव था ये किस प्रकार से हुआ, ये आपके सामने एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो ये पहला प्रश्न बनता है संविधान सभा का चुनाव से, कि चुनाव किस प्रकार से हुआ। अगर यहां एक चीज मेंशन कर लेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे। पहली बात तो चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है, एक सेकेंड, समझो। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट। चुनाव किस प्रकार से हुआ, पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। दूसरा पूछता है कि ये अप्रत्यक्ष तो ठीक है, इसका तरीका क्या था। इसका तरीका था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल, चलो इनको छोड़ो, पहले अप्रत्यक्ष को समझो आप। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष कैसे हुआ, इसको समझो आप पहले, कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ कैसे, इनडायरेक्ट कैसे हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब समझते हो आप। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे देश की जनसंख्या ये है, इसमें सभी हैं, राम बिहारी बाबू सब हैं इसमें, ठीक है, राम बिहारी भी हैं, सब बैठे हैं इसमें। अब इसको आप देखोगे, सब हमारे देश की जनसंख्या है। इस हमारे देश की जनसंख्या में से ये अपने प्रतिनिधि को चुने, तो ये डायरेक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना भाई। अगर ये सब अपने प्रतिनिधि को चुने तो डायरेक्ट हो गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर ये सब अपने प्रतिनिधि को न चुन के ये सब इनको चुने और ये किसी इनको चुने, तो अब ये बताओ ये डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ। भाई डायरेक्ट हुआ तो ये हो गया सीधा सीधा, दिल से दिल का लगाव। अब ये कैसा हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, तो इसको बोलते अप्रत्यक्ष। आप कहोगे गुरुदेव एक बात बताओ, फिर अप्रत्यक्ष कैसे हुआ, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। लोचा क्या है, मैंने आपसे कहा कि भारत की जनता ने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को चुना था, और ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 1585। लो थोड़ी गहराई में ले जा रहा हूं मैं, 1585। और इन 1585 ने इन 389 मतलब 296 सीटों चुना होता था, तो इन 296 को इलेक्ट किया, निर्वाचित किया। अब मेरी बात समझे, इसीलिए आप देखोगे कि संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। जनता ने वोट नहीं डाला, जनता ने जिनको वोट डाला उन्होंने वोट डाला, तो चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है, 1585 वगैरह। आप चाहो तो कॉपी पे एक नोट डाल के लिख लो, संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव
संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। संविधान सभा का चुनाव, द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंडक्टेड इनडायरेक्टली। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। प्रांतीय विधानसभा के प्रांतीय विधानसभा के प्रांतीय विधानसभा के 1585 सदस्यों प्रांतीय विधानसभा के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा के प्रांतीय विधानसभा के 1585 सदस्यों ने संविधान सभा के 296 सदस्यों को चुना था, निर्वाचित किया था। संविधान सभा के 296 सदस्यों को निर्वाचित किया था, 296 सदस्यों को निर्वाचित किया था। दो सौ 96 सदस्यों को निर्वाचित किया था। आपकी अगली क्लास 14 तारीख को होगी। आपकी अगली क्लास 14 मार्च को होगी, 14 तारीख। तो तब तक के लिए आपकी क्लासेस जो है ये ऑफ रहेगी। मैं अगली क्लास 14 तारीख को लूंगा। हाँ, मैं आगे ऐसे ही नोट करवाऊंगा बच्चा बाबू, ऐसे ही नोट करवाऊंगा। ये तो मैं क्या है कि आपको, जैसे आप लोग में से कुछ लोग नोट कर लेते हैं ना चीजों को, अब ये माइंड मैप आप बना लोगे तो इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग ऐसे ही लिखो। जब आप टॉपिक पढ़ोगे, मौलिक अधिकार या आगे जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें मैं नोट ही करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है आपका मन तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक घर आप जाओ तो मेरे द्वारा सुनी हुई चीज आपके कानों ने सुनी और आपने ना लिखी हो। ठीक है, तो सब लिख के चलेंगे। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था। अब एक चीज और पूछी जाती है एग्जाम में कि ये चुनाव, चलो तो यहां तक अभी आप समझ लो, अब अगली क्लास में देख लेंगे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हमारी छूट रही हैं। अब आपको ये नंबर याद रखना है, 389, ये नंबर याद रखना है बस। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के डिवीजन के बाद कितनी सीटें रह गई, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, संविधान सभा में कितने सामान्य थे, संविधान सभा में बिहार से कितनी महिलाएं थी। एक प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं, उत्तर चाहिए मुझे कि भारत की संविधान सभा में बिहार से कितनी महिलाएं थी। तो अगली क्लास बिहार से कितनी महिला थी आपको बताना है, और कौन सी महिला थी बिहार से। ये सभी प्रश्नों के उत्तर अगली क्लास में आपको मिलेंगे। कितने एससी थे, कितने एसटी थे, टोटल महिलाएं 15 थी, उसमें बिहार से कितनी महिलाएं थी, कौन से कहां था, सिख कितने थे, सामान्य कितने थे, इलेक्शन का रिजल्ट कैसे आया, चुनाव कब हुआ, चुनाव में कितने वोट डाले गए, सारी इंफॉर्मेशन अगली क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाली है। हैप्पी होली। 2 महिलाएं बता रहे हैं कोई, टोटल 15। हैप्पी होली सर। पीडीएफ 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 2 बिहार से। ये सब डेटा देखो यहां लिखा हुआ है, महिलाओं की संख्या देख रहे हो, सब A to Z बहुत डिटेल में आपको चीजें मिलेंगी भाई साहब, बहुत डिटेल में। ठीक है, तो अगली क्लास में 389 से हम बात करेंगे। अब किसी का कोई डाउट है तो अब पूछ लो आप डाउट, लास्ट में आप डाउट पूछ सकते हो। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं करण चौधरी आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में तमाम रंगीन रंगीन खुशियां आए, आप हमेशा एकदम लाल और चमकाते हुए रहे, चमचमाते हुए रहे, मतलब खुश रहे, आप हैप्पी रहे, बिंदास रहे। और पॉलिटी में कोई किताब की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कोई किताब ले लें।
बाकी मेरे हिसाब से मैं कोई पुस्तक रिकमेंड अभी नहीं करूंगा, क्योंकि किताबों में क्या है ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे चीजों को पढ़ के। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। थैंक यू, थैंक यू। यार इतनी स्पीड से कमेंट आ रहे हैं कि मैं कुछ पढ़ नहीं सकता। जरा वो देना, इतनी स्पीड से आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि मैं अब इस कमेंट्स को मैं देख तो नहीं पा रहा हूं कि आप इतनी स्पीड से कमेंट आप लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। डाउट पूछो, डाउट, आपके डाउट्स क्या हैं? थैंक यू। अगली क्लास में मैं अब आपके डाउट्स ले लूंगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे। नो डाउट, तो खुश होके एकदम याद करके जाओ। संविधान सभा में एक बार संविधान सभा को देख लेते हैं लास्ट से। संविधान सभा को एक बार जल्दी देखते हैं, फटाफट से, जल्दी से। भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी? कितनी थी सीटों की संख्या? मैंने बताया आपको कितनी थी, 389। कितनी थी राजा रजवाड़े की? 93। स्टेट की 292। 4 क्या थी? कमिश्नरी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? 296। कितनी मनोनीत हुई? 93। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चुनाव अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। अब आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक डाल लो जिससे मुझे याद दिला देना, संविधान सभा में का वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण ये डाल देना, संविधान सभा का वर्गीकरण। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस समुदाय से कितने सदस्य थे, वहां से क्या था। इसका वर्गीकरण कई आधार पे होता है। एक तो ये समुदाय के आधार पे आप देखेंगे, समुदाय के आधार पे कितने महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितना क्या था, कितने सामान्य थे। तो अगला टॉपिक ये है, इसको मुझे याद दिलाओगे, कितनी कांग्रेस थी, कितनी मुस्लिम लीग थी, कितना कितना क्या क्या था, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ असेंबली पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बाय, नमस्कार, थैंक यू। कोई गलती होगी तो माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की है। आपको इतना अच्छा जानकारी दूंगा कि आपको बेहतरीन मजा आ जाएगा सारी चीजों को पढ़ के। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।